आज चैप्टर क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम देख रहे थे, ठीक है ना। उसका पार्ट 2 है। ध्यान दीजिए, पिछले दिन ये सब मैंने पढ़ा दिया था, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किस प्रकार से सीड का जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। और डिस्पर्सल ऑफ सीड भी देखे थे, एनिमल्स के द्वारा, विंड्स के द्वारा, एयर के द्वारा। आज हम लोग को देखना है और ये भी हो गया था, हाँ, यहाँ से ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट्स? कहता है कि स्टीम्स, रूट्स और लीव्स तीनों को सम्मिलित रूप से वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स। ग्रोइंग यानी वेजिटेटिव पार्ट से किस प्रकार से पौधे ग्रो करते हैं, यानी रूट के द्वारा कैसे पौधे ग्रो कर, स्टेम्स के द्वारा कैसे पौधे ग्रो करते हैं और लीव्स के द्वारा कैसे पौधे ग्रो करते हैं, उसको इस टॉपिक में देखेंगे। रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किसका? प्लांट का। कौन कौन? तो रूट है, स्टेम्स है और लीव्स है। Reproducing by root, stems or leaves of the parent plant is called vegetative reproduction। यानी ये सब चीजों तीनों में, रूट से या स्टीम से या लीव से अगर नए पौधे का जन्म होता है तो उसे बोला जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन। व्हाट इज प्रोपागेशन? तो आप बता दीजिएगा। वैसा रिप्रोडक्शन जिसके, यानी किसके दरमियान होता है, किसके फलस्वरूप होता है, किससे होता है? रूट्स के द्वारा, स्टीम्स के द्वारा या फिर पत्ती के द्वारा जो नए पौधे का प्रोग्रेस होता है, निर्माण होता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन कहलाएगा। Vegetative reproduction is much quicker than producing through seeds। यानी कहता है कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, कौन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है? वो क्यूकर मीन्स बहुत शीघ्र, जल्दी हो जाता है। किसके तुलना में? सीड्स के तुलना में। अब देखिए, एक आम का पौधा ले लीजिए, सीड, पहले सीड, आम का बीज से सीड बनता है और वो बहुत सालों में, करीब 5 या 6 साल में वो फल देती है। लेकिन अगर आम की टहनी काट करके लगा दीजिएगा तो ये हो सकता है कि अगले ही सीजन में ये फल दे दे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? क्यूकर होता है। किसके तुलना में? तो सीड के तुलना में, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत शीघ्र हो जाता है सीड्स के तुलना में। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, यानी रूट के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। रूट ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधे की जो रूट होती है, सच एज स्वीट पोटैटो, शकरकंद, कैरोट, गाजर, टर्निप, सलजम, रेडिश, मूली, बीटरूट, यानी बीटरूट के बीटरूट ही बोलते हैं। ओनली स्टोर फूड, नॉट ओनली स्टोर फूड इन देम। कहता है सिर्फ और सिर्फ जो पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, कैरोट है, टर्निप है, रेडिश है, बीटरूट है, ये सब सिर्फ ये नहीं फूड को जमा रखता है, इसके अलावे नए पौधे को ये जन्म भी देता है। बट लेकिन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट, नए पौधे को ये जन्म भी देता है। दीज रूट्स आर प्लांटेड इन सॉइल। जब इस रूट्स को हम लोग सॉइल के अंदर रोपेंगे, प्लांटेड मतलब रोपना, प्लांटेड करेंगे, दे आर नोन एज ट्यूबरस रूट्स, उसे बोला जाएगा ट्यूब रूट या ट्यूबरस बोला जाएगा, ट्यूबरस रूट। जब रूट को रोप करके, रूट को जमीन के अंदर गाड़ करके नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है ट्यूबरस रूट। क्या कहलाएगी? ट्यूबरस रूट। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, स्टीम्स, तना के द्वारा किस प्रकार से पौधे का जन्म होगा। पोटैटो, ओनियन, जिंजर्स, पोटैटो आलू, ओनियन प्याज, जिंजर मीन्स अदरक, आर अंडरग्राउंड स्टीम, उसके तना को अंदर रोपा जाता है, ठीक है ना। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तो सीड खाते हैं, नहीं कि उसका जड़ खाते हैं, याद रखिएगा। तो पोटैटोज, ओनियन, जिंजर आर अंडरग्राउंड सीड्स, स्टीम्स, यानी उसके स्टीम्स को अंदर रोपा जाता है। द पोटैटो हैज स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आई।
कहता है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकले होते हैं, बर्ड्स जिसको आंख कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना अलुइया के आंखिया नजर आ रहा है, ऐसा। ये हो गया बर्ड्स, ये क्या हो गया बर्ड्स। तो स्मॉल बर्ड्स होता है, इसी स्मॉल बर्ड्स को हम लोग आइज कहते हैं। ऑन इट्स सरफेस, उसके सतह पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग आंख बोलेंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इसी बर्ड से एक नया पौधे का जन्म हो जाता है। जिंजर ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम द बर्ड्स ऑन द जिंजर स्ट्रीम, जिंजर स्ट्रीम से भी बर्ड के द्वारा भी नए पौधे का जन्म होता है। ओनियन इज बल्ब, ओनियन में बल्ब होती है, जो देखते हैं ना तह बाई तह, ओनियन को आप खाली बस उसका छिलका यानी तह निकालते जाइए तो अंतिम में कुछ नहीं बचेगा, तो उसी को बोलेंगे बल्ब। क्या बोलेंगे? बल्ब। ओनियन इज ए बल्ब शेप्ड स्टीम, यानी कि स्टीम के शेप में ओनियन का बल्ब ही होता है। क्या होता है? बल्ब होता है। इट विल ग्रो लीव्स इफ यू प्लांट वन इन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के अंदर क्या होता है? जन्म ले लेता है। अब कहता है कि इफ इट विल टू लीव्स इफ यू प्लांट वन, यानी कि अगर कोई के पौधे पत्तियों को आप रोपिएगा तो भी वो जन्म ले लेगा। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम कटिंग, अब कहता है कि किसी के स्टीम को काट दीजिए, आलू को काट दीजिए तो भी ये जन्म ले लेगा, ठीक है ना। जैसे केतारी यानी ईख, सुगर केन को आंख जो होता है वहां पे काट के लगा दीजिए तो वो जन्म ले लेगा। कहते हैं द कट पोर्शन मतलब हिस्सा, पोर्शन मीन्स हिस्सा। द कट पोर्शन ऑफ द स्टीम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग ए बड्स इज प्लांटेड इन द ग्राउंड। कहता है कि द कट पोर्शन, काट करके उसका जो भाग काट दीजिए उस स्टीम का, जहां से वो आंख नजर आ रहा हो, बड्स जहां पे उसका आंख नजर, तो ग्राउंड में उसको रोपिएगा, प्लांटेड कीजिएगा। प्लांटेड मीन्स रोपना, कहां पे? ग्राउंड में। तो वहां से एक नया न्यू सूट मतलब जड़ी के ऊपर वाले को सूट और नीचे वाले को रूट कहते हैं। न्यू सूट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इसी बर्ड्स से, इसी आंख से एक नया सूट यानी पौधा निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि रोज यानी गुलाब के टहनी को काट दीजिए, उसको रोप दीजिए, गुलाब में भी बहुत सा आंख नजर आएगा, वहां से नई नई टहनी निकल जाएगी। रोज हिबिस्कस मीन्स गुड़हल, गुड़हल को रोपने के लिए भी कुछ नहीं करना, टहनी ला करके रोप दीजिए, गुड़हल लग जाएगा, जिसको उड़हुल के फूल कहते हैं। मनी प्लांट, ठीक है ना, मनी प्लांट जो आप लगाते हो सजावटी पौधे के रूप में, इसका भी कट कीजिए और मिट्टी में रोप दीजिए। कैक्टस भी इसी प्रकार से, सुगर केन केतारी यानी ईख, कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट विथ जस्ट ए स्टीम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट समझ में आ गया? यानी कि जो स्टार्टिंग में इतना बड़ा केतारी है और उसको कई भाग में काट दीजिए, जितना पोर आता है ना, ठीक है, उसको क्या कीजिए? कटिंग पार्ट कर दीजिए, आंख नजर आने, और वही आंख के पास में उसे रोप दीजिए, और देखिएगा कुछ दिन के बाद ये नया पौधा जन्म ले लेता है। ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए कटिंग विल प्रोड्यूस फ्लावर्स मच फास्टर देन प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। ये भी कहता है कि उतना ही जल्दी सीड से, ये भी जल्दी, यानी जितना जल्दी आप बीज से पौधे को निकालने में जितना समय लगता है, उससे आपको कम समय इस बर्ड्स के द्वारा हो जाएगा। क्लियर है? ये कैरेट टाइप हो गया। देखिए यहाँ भी काट के रोप दीजिए, यहाँ काट दीजिए और रोप दीजिएगा ना तो ये नीचे बढ़ जाएगा। आलू में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। देखिए कोई भी पौधे को काटा और उसको रोप दिया, तो प्लांटिंग ए स्टीम कटिंग, उसके टहनी को क्या किया? रोप दिया। चलिए, रिप्रोडक्शन इन रनर। अब देखिए रनर के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके द्वारा? रनर के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार के होता है? वीक स्टीम्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी तो आप खाए होंगे या देखे होंगे जरूर। तो वीक स्टीम्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रेप, ग्रासेस एंड मिंट क्रीप, यानी कि मिंट मीन्स पुदीना का जो लर होता है, लता होती है, क्रीप मीन्स लता, along द ग्राउंड के ऊपर बस उसको रोप देना रहता है।
और उसके बाद वो फिर से नया निकल जाता है। वर्ड्स बीच आर प्रेजेंट, उसके लिए आंख उख नहीं देखना है, डायरेक्ट आप उसको रोप दीजिए, नया स्टेम निकल गया। वर्ड्स बीच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यहाँ पे एक नया पौधा जन्म ले लेता है। दे लुक एज, हम वे देखेंगे रनिंग ऑन द ग्राउंड, और वे ग्राउंड पर वो आगे फैलता हुआ नजर आएगा। सो दे आर कॉल्ड रनर, इसी हम लोग बोलेंगे रनर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन रनर, ये हम लोग देखेंगे रनर को। अब देखिए रिप्रोडक्शन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ टिप्स ऑफ द ब्रांचेज, यानी ब्रांचेज मतलब उसकी शाखाएं से किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करता है। द लोअर ब्रांचेज, नीचे वाला जो शाखा होती है, द लोअर ब्रांचेज ऑफ स्टीम, स्टीम में बहुत सी शाखा निकला हुआ रहता है टहनी में, ठीक है ना। द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टीम इज ए जैस्मिन प्लांट्स इज वेंट सो दैट ए पार्ट ऑफ द स्टीम इज वरीड अंडर द सॉइल। कहता है कि इस प्रकार के पौधे को आप क्या करो, डायरेक्ट भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर उसे रोप दो, ठीक है ना। उस पार्ट को क्या कीजिए, रोप दीजिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेयरिंग कहेंगे। ऊपरी वाला पार्ट्स को सिर्फ रोपने के लिए कह रहा है, सभी पार्ट्स को नहीं, तो उसको हम लोग लेयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लेयरिंग। द ग्रोइंग टिप्स इज कीप्ड एबव द सॉइल सरफेस, और उसको सॉइल सरफेस यानी मिट्टी के ऊपरी सतह पर इसको रख दिया जाता है। आफ्टर सम डेज रूट्स ग्रो फ्रॉम पार्ट ऑफ स्टीम्स बर्ड सॉइल, कहता है कि उसके कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसमें से जड़ी निकल गया और सॉइल के अंदर अपने आप, मतलब इसको रोपना नहीं है, ऊपर ही छोड़ देना है, ठीक है। बस उसको तोड़िए और लाइए ऊपर रख दीजिए, खाली नमी युक्त होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इसमें से कुछ दिन में अपने आप जड़ निकल गया और वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर इंटर्स कर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से ये रहेगा। यहाँ ला करके बस रखे थे और अपने आप सॉइल में इसका रूट निकल करके और सॉइल में चला गया, तो इसको बोलेंगे लेयरिंग। क्या बोलेंगे, लेयरिंग। बहुत से ऐसे घास होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, कर्मा के साग, ठीक है ना, जिसको कर्मी के साग कहते हैं। आप देखिएगा कि उसको बस ऐसे ही रख दीजिएगा तो कुछ दिन में जड़ी आ जाएगा और फिर से आगे बढ़ जाएगा, और जितना पार्ट आगे बढ़ते जाएगा हमेशा उसमें जड़ी भी आते रहती है, ठीक है ना। तो आप इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, लेयरिंग कहलाएगा। लेयरिंग क्या कहलाएगा, लेयरिंग। नाउ अब ए न्यू प्लांट्स इज कट विथ सॉइल एंड प्लांटेड अनदर प्लेस, और इसको आप दूसरे जगह काट के रोप भी सकते हैं, ठीक है ना। न्यू प्लांट्स आर रैप्स बेरिड आर आल्सो ग्रो इन दिस वे, इसी प्रकार से ऐसे बहुत से पौधों को लगाया जा सकता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, यानी पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो बड्स अलोंग दियर एज, कहता है इसके जो एज होते हैं, ईडीजी एज मींस किनारे, दियर एज, इसके किनारे को आप क्या कर, देखिए किनारा है ना, ये लीव्स है, पत्तियां हैं, इसके किनारे पे कह रहा है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो बर्ड्स, इस किनारे पे बहुत सा बर्ड्स निकले हुए रहेंगे। जैसे आप कैक्टस के पौधा देखिएगा तो बहुत सा बर्ड्स निकला हुआ रहेगा, यहां से ऐसे कट के, यहां से ऐसे कट के, इस प्रकार से बर्ड्स निकला हुआ रहता है। कहां पे, कैक्टस में, ठीक है ना। मैं दिखाता हूं किस प्रकार का। ठीक है, देखिए इस प्रकार का यहाँ पे पार्ट्स ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये बर्ड्स की जैसा काम करेगा। हाँ, तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो बर्ड्स अलोंग दियर एज, इसका जो किनारा होता है वहां पे बहुत सा बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये बर्ड होता है वेन कीप्ड इन मॉइस्ट सॉइल, यानी नमी युक्त जगह पर इसे रख दिया जाएगा। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, कहता है अब एक यहां से एक नया पौधा जन्म ले लेगी, यहां से क्या ले लेगा, एक नया पौधा जन्म ले लेगा।
ठीक है ना। लेटर मीन्स बाद में, स्प्रेड मीन्स फैलना, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, और ये जो पेरेंट पार्ट्स है, पेरेंट लीव्स है, इससे क्या होगा और आगे फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया प्लांट्स, बेगोनिया प्लांट्स। देखिए ये बैरोफिलम हो गया, ब्रायोफिलम याद रखिएगा, बहुत भी आई है। ब्रायोफिलम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा, इसको क्या बोलेंगे, पत्थर चट्टा, क्या बोला जाएगा, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा। ये कैसे पौधे को जन्म देते हैं, अपनी पत्तियां से ही नए बेबी पौधे को ये जन्म देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया ब्रायोफिलम और दूसरा बेगोनिया, याद रखिएगा, ब्रायोफिलम और बेगोनिया, ब्रायोफिलम और दूसरा क्या है, बेगोनिया। आगे अगला है एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। इन ऑर्डर टू फीड द इंटायर रिप्रोडक्शन प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। बड़े स्केल पर अगर ऐसा पौधे को रोपा जाता है, ठीक है ना, तब इसे हम लोग एग्रीकल्चर कहेंगे। डिज प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, फॉर फूड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कहता है कि आप एक दो खाने के लिए अगर आप रोपते हैं तो वो कृषि नहीं कहलाएगी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, ठीक है, जो बहुत लोगों को पेट भरने के लिए वो अगर उपजाया जाए तो ऐसा फूड्स को हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर। ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी, कृषि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कृषि। द plants of the same kind that are grown in large quantities means मात्रा, large means बहुत मात्रा में, इन पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में, एरिया या रीजन, पार्टिकुलर मतलब सिर्फ एक ही जगह पे, पार्टिकुलर एरिया या रीजन एट ए पार्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड क्रॉप्स। कहता है क्रॉप्स क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर एक सीजन में या किसी खास सीजन में रोपी जाने वाली, किसी खास एरिया में किसी खास सीजन में रोपे जाने वाली पौधे कहलाएंगे क्रॉप्स। क्या कहलाएंगे, क्रॉप कहलाएंगे। ग्रोइंग फूड प्लांट्स ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड फूड क्रॉप। और ऐसा जो फूड प्राप्त किया जाता है, उपजाया जाता है, तो उसे बोलेंगे फूड क्रॉप। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर फूड। कहता है ये सब कृषि के लिए किया जाता है, जैसे सीरियल्स अनाजे, पल्सेस दाल, ऑयल सीड मीन्स तेलहन, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल इत्यादि क्या किया जाता है, ये खेती किया जाता है इसका। वी आल्सो ग्रो क्रॉप ऑफ कॉफी। कहता है कि इसके अलावे भी हम लोग उगाते हैं कॉफी, चाय, टी, रबर, फाइबर, मेडिसिन, दवाई इत्यादि। यानी आप इसके अलावे और क्या क्या चीज रोपते हैं, कॉफी, टी, रबर, फाइबर, ये सब भी आप लगाते हैं कल्टीवेशन के दौरान। वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर के बहुत से स्टेजेस हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। द फील्ड इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले फील्ड को बनाया जाता है, जोत करके तैयार किया जाता है, भूमि को की उपजने के लायक उसे पहले तैयार किया जाता है। द फील्ड इज प्रिपेयर्ड वेल बाय प्लॉगिंग। प्लॉग मीन्स खेत जोतना, प्लॉगिंग इट टू मेक द सॉइल वेल एरिटेड। यानी कहता है कि सबसे पहले फील्ड यानी खेत को जोत करके उसके लायक मिट्टी को भुरभुरा टाइप में बनाया जाता है। फिर है मेनर इज एडेड टू द सॉइल। उसके बाद उसमें कुछ मिलाया जाता है। हेल्दी सीड्स आर सोन। और उसके बाद जो स्वस्थ बीज होती है उसको देख करके उसे रोप दिया जाता है। द क्रॉप आर वाटर्ड और द फील्ड्स आर इरिगेटेड। उसके बाद बीज को सींच दिया जाता है, पटा दिया जाता है। इरिगेटेड मीन्स
सींचना, इरिगेशन से इरिगेटेड मीन्स सिंचाई, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। और प्रॉपर टाइम, किसी खास समय में ही सिंचाई किया जाता है। पार्टिसाइड, पेस्टिसाइड सॉरी, पेस्टिसाइड्स आर sprayed to protect the crop from the pests after the रिपनिंग, यानी पकने के बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग मीन्स काट लेना। कहता है कि इसके बाद कुछ समय के बाद उसे समय समय पर पटाते रहना। जब ये बढ़ जाएगा और ये राइप हो जाएगा, पक जाएगा, तब इसको काट लेंगे। ये पूरा सिस्टम कहलाएगा एग्रीकल्चर, यानी स्टेज है एग्रीकल्चर का। डिफरेंट पार्ट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। कहता है कि अलग अलग पार्ट्स में, सॉरी डिफरेंट प्लांट, अलग अलग पौधे अलग अलग सीजन में, क्लाइमेट में रोपा जाता है और अलग अलग मिट्टी में भी। जैसे आप खुद समझिए, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो ब्लैक सॉइल में होती है। तो इसके लिए स्पेशल एक ब्लैक सॉइल चाहिए। सीजन एंड क्लाइमेट्स, कृषि के लिए क्या क्या सीजन और क्लाइमेट होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक एप्पल, पीच, palm, cabbage and cauliflower grow in winter season called climate of hilly areas। कहता है कि बहुत से फल हैं या फिर सब्जियां हैं, जैसे एप्पल्स फल हैं, पीच आड़ू, पलम बेर, कैबेज गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज मीन्स बंदा गोभी, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, ग्रो इन विंटर सीजन, शरद के मौसम में इसे रोपा जाता है, या कोल्ड क्लाइमेट में रोपा जाता है, या फिर हिली एरिया में। आप हिली एरिया कोल्ड क्लाइमेट है तो आप उसको सालों भर रोप सकते हैं, लेकिन अगर मैदानी एरिया है तो आप इसे सिर्फ ठंडा में रोप सकेंगे। बनानास, गुआवा, पपाया, सुगर केन, लेडी फिंगर, पंपकिन ग्रो इन समर सीजन एरियाज और वार्म क्लाइमेट। वार्म मतलब सूखा हुआ क्लाइमेट, यानी जहां सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती रहती है, ऐसे क्लाइमेट में आप बनाना लगा सकते हैं। गुआवा, पपाया, सुगर केन, केतारी, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी एटसेट्रा, पंपकिन एटसेट्रा, ये सब आप समर में यानी गर्मी के मौसम में इसे आप लगा सकते हैं। कोकोनट ट्री ग्रो हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट और कोस्टल रीजन। ये जो समुद्र के किनारे वाला एरियाज होता है उसमें आप इसे कोकोनट को लगा सकते हैं। क्रॉप ऑफ सीरियल्स, अनाज पल्सेस, जैसे कि क्रॉप में यानी अनाजे में, जैसे अनाज, पल्सेस दाल, ऑलसीड मतलब तिलहन, व्हीट गेहूं, ग्राम चना, एंड मस्टर्ड यानी सरसों, डेट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी। ये सब फसल रबी कहलाती है। रबी याद रखिएगा, रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आएगा, चना आएगा, मस्टर्ड सरसों आएगा। ये सब जो विंटर सीजन में रोपा जाता है उसे रबी कहते हैं। और खरीफ कहेंगे जैसे राइस, ठीक है ना, खरीफ, खा से खरीफ और खा से खाकरी, तो राइस हो गया। तो क्रॉप लाइक राइस यानी धान कैसी फसल है? तो खरीफ। धान कैसी फसल है? खरीफ। मेज मकई कैसी फसल है? खरीफ। मिलेट बाजरा कैसी फसल है? तो खरीफ। इन समर यानी रेनी सीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड खरीफ। वर्षा के ऋतु में इसे आप रोप सकते हैं। तो आपने अभी रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में देखा। क्रॉप मीन्स फसल, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप के अंतर्गत क्या है? गेहूं, और खरीफ के अंतर्गत धान। अभी गेहूं के समय होने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसे आप रबी कह दीजिए, और गेहूं के और धान के समय जितने भी हैं उसे आप खरीफ कह दीजिए। सॉइल इन वाटर यानी मिट्टी और पानी। कहता है कि मेलन्स, वाटर मेलन्स, मेलन के अंतर्गत सबसे एक होता है वाटर मेलन, ठीक है ना। तो मेलन्स के अंदर एक व्हाइट मेलन में सरदा भी होता है। तो मेलन्स, वाटर मेलन्स, पोटैटो एंड ओनियन ग्रो वेस्ट इन द सैंडी सॉइल
ऑफ रिवर बेड्स, यानी रिवर बेड्स जहां पे नदी के किनारे वाले एरिया होती है, जहां मट्टी बलुआही मिट्टी होती है, यानी सैंडी सॉइल बलुआही मिट्टी होती है, वहां सबसे बढ़िया तरबूज की खेती होती है, मेलन की खेती, खरबूजा, तरबूजा, सरदा, ये सब की खेती नदी के किनारे होता है। पोटैटो आलू की खेती और प्याज की भी खेती नदी के किनारे बहुत अच्छे होते हैं। यानी किस प्रकार के मिट्टी में ऐसे खेती होगा, तो सैंडी सॉइल यानी बलुआही मिट्टी में। मोस्ट ऑफ द क्रॉप, इसके अलावा और जो फसल होते हैं, नीड वेल एरिटेड सैंडी सॉइल, इसके अलावा भी और भी सैंडी सॉइल होते हैं। बट क्रॉप लाइक पैडी, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि धान यानी राइस एंड जूट नीड क्लेई सॉइल, उसके लिए एक क्लेई सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी चाहिए, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी चाहिए, which has no air but holds maximum amount of water to keep their roots away the water। कहता है कि ऐसा मिट्टी जिसके अंतर्गत क्या करे, वो आसानी से जड़ तक पहुंच जाए और वो हमेशा बरकरार भी रहे, पानी जल्दी सूख ना पाए। ठीक है। सॉइल ऑफ बंगाल इज द सच टाइप, यानी कहता है कि बंगाल में इस प्रकार की बहुत सा मिट्टी है। तो बंगाल में मिट्टी कैसी है, धान, इसलिए सबसे ज्यादा धान की खेती पश्चिम बंगाल में ही होती है। सबसे ज्यादा धान की खेती कहां होती है, पश्चिम बंगाल में। क्रॉप लाइक ग्राउंडनट, और भी कुछ फसल, क्रॉप मीन्स फसल, और भी कुछ फसल जैसे कि ग्राउंडनट यानी बादाम, एंड कॉटन यानी कि बादाम, कॉटन, कॉटन मीन कपास, are grown after rain and make use of the little water, little means बहुत कम, water that remains storage in soil। कहता है कि कुछ ऐसी फसल होती है जिसके लिए पानी तो चाहिए लेकिन ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए। the grow well in the black soil, और ऐसा ब्लैक सॉइल में ये पाया जाता है। ये फैसिलिटीज आपको कहां मिलेगा, काली मिट्टी में, कि पानी को भी स्टोर रखेगा लेकिन ज्यादा देर स्टोर वो नहीं रख पाएगा। और ऐसा वेस्टर्न इंडिया में होता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ठीक है, ये सब एरियाज में वेस्टर्न इंडिया में ऐसी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां मिलती है, कपास सबसे ज्यादा कहां होती है, तो महाराष्ट्र में, दूसरा उसमें गुजरात। Wheat यानी गेहूं इज ग्रोन मोर इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल इज पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। कहता है इसे बलुआही भी चाहिए लेकिन सिंचाई के लिए भी भूमि मिट्टी चाहिए, सिंचाई लायक भी मिट्टी चाहिए। तो ऐसा पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, लेकिन कम दूरी में, कम जगह में ज्यादा गेहूं उपजा लेता है पंजाब। फिर है मिलेट, बाजरा, are the grown more the sandy soil like the Rajasthan with less amount of water। कहता है कि बाजरा या ज्वार या बाजरा के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत नहीं होती है। आगे, तो ऐसा मिट्टी कहां मिल जाएगा, राजस्थान में। किस जगह पे, राजस्थान। वीट हो गया, इस प्रकार गेहूं, मेज, और ये हो गया स्टेप फार्मिंग, यानी इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप खेती करके ढलानों पर यहाँ पे चाय की खेती भी की जाती है। टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स और दार्जिलिंग। कहता है कि चाय की खेती के लिए हिली एरिया चाहिए और वो स्लोप होना चाहिए, ढलान। ठीक है, ऐसा भूमि कहां मिलेगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। असम, नीलगिरी तमिलनाडु में, असम में। तो ये सब चाय के लिए सबसे अच्छी जगह है। कहता है द रेन वाटर, जो वर्षा की पानी होती है, फॉलिंग इन स्लोप, और वर्षा की पानी उस स्लोप पर गिरती है, फॉल्स डाउन द लीव्स द सॉइल बट द प्लांट रूट डू नॉट रिमेन इमर्ज्ड इन वाटर। कहता है कि इसकी पत्तियां पानी में ज्यादा देर तक भींगा नहीं होना चाहिए, इस वजह से ढलान पर इसकी खेती की जाती है। आगे, टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप ऑफ दार्जिलिंग, असम हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी अनाज को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, किसको, अनाज को। क्रॉप्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, यानी अनाज को आप किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
फर्स्ट में इंसेक्ट्स लाइक्स ग्रास होपर, ग्रास होपर मतलब टिड्डी, जिसको हम लोग फतिंगा कहते हैं। ग्रास होपर मीन्स टिड्डी, टिड्डी यानी फतिंगा। लोक्टस, देखिए लोक्टस भी फतिंगा का ही एक नया फॉर्म है, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा होता है और ये बहुत जल्दी घासों को खा जाता है या मक्का उका पर बहुत जल्दी खत्म कर देगा। कटरपिलर, कटरपिलर बाद में अभी कीड़ा जो रेंगने वाला कीड़ा होता है ना, वो कटरपिलर जो सहतूत की पत्तियां पर यानी मलबेरी की पत्ती लिप्स पर ये कटरपिलर पाई जाती है। और पेट्स लाइक रैट्स बाय यूजिंग इंसेक्ट्स एंड पार्टिसाइड्स। देखिए इसके अलावा बहुत से पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को पौधे को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये सब कीट से सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पौधे जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। डिजीज कॉजेज बाय माइक्रोवेव्स बाय यूजिंग फंगिसाइड्स। देखिए फंगिसाइड्स कहा जाता है अधिक क्या होता है कि रोगों से बचाने के लिए उसे पहले ही जो कीड़ा मकोड़ा लगने के पहले कुछ दवा उसमें लगा दिया जाता है। फिर बर्ड बाय यूजिंग अस्केरॉल, यानी कि पक्षियों से भी बचाने का तरीका होना चाहिए। गार्जिंग एनिमल बाय फिशिंग ब्रेव्ड वायर। अब देखिए कुछ खतरनाक एनिमल्स होते हैं जो फसल को खा जाएंगे, इसके चलते क्या किया जाता है, खेत के चारों ओर एक वायर लगा दिया जाता है, तार लगा दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स, किस प्रकार से ग्रेन्स को आप प्रोटेक्ट रख सकते हैं। द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स इज टू स्टोर देम इन वाटर प्रूफ, इंसेक्ट प्रूफ, एयर लाइट स्केड प्लास्टिक कंटेनर्स। देखिए अब कहता है कि अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए आप कैसा कंटेनर यूज कीजिए, प्लास्टिक जैसा, ठीक है, इसमें जल्दी खराब नहीं होंगे। वाटर प्रूफ, जिसमें नमी नहीं ज्यादा जा पाए। इंसेक्ट प्रूफ, यानी कीड़ा मकोड़ा घुस न जाए, ऐसा बैग में इस्तेमाल करके इस ग्रेन को रख करके इसे क्या कर सकते हैं, जैसे पहले जमाना में कोठी रहा करता था, ठीक है ना, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा भी अंदर इंटर नहीं कर सकता था। टू प्रिवेंट मतलब रोकाओ, बचाओ। टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी मतलब उसका क्या पॉसिबिलिटी है, आवश्यक। टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलिंग केमिकल्स आर मिक्स्ड विथ द ग्रेन्स। अनाज में ऐसा केमिकल्स मिला दिया जाता है जिससे कि क्या होती है, इसको रोका जा सके कीड़ा मकोड़ा लगने से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को आप देखो। सबसे पहले कॉटलिडन, सबसे फर्स्ट में क्या है, कॉटलिडन। सीड लीव्स दैट कंटेन फूड फॉर बेबी प्लांट, यानी बेबी प्लांट, जिस बेबी प्लांट के लिए जहां पे फूड जमा करके रखा जाता है, ऐसे को कॉटलिडन्स कहते हैं। अगला है जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द बेबी प्लांट्स कम